कक्षा 10 में कि गणित में आज जो है छठा चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अगला टॉपिक है त्रिभुजों की समरूपता। तो त्रिभुजों की समरूपता मान किस प्रतिबंध के आधार पर त्रिभुज समरूप होते हैं उसको हम बताएंगे और उसका जो है उसको जो है डिटेल में हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं समरूपता कब कब होता है। ध्यान देखिए जैसे दो त्रिभुज है यहाँ ए यहाँ बी यहाँ सी, एक तो है बी है यहाँ ई है यहाँ एफ है। ठीक, तो पहला होता है यस 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 समरूपता माने साइड, यस माने साइड। इसको हिंदी में भुजा समरूपता प्रमेय हमको इसे यस 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 इसमें होता है जैसे कि इस भुजा यह भुजा और यह भुजा बटे मतलब अनुपात ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे डी एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। अगर हो गया तो हम लोग कहेंगे कि मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप। कब ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ। अगर ये तीनों का मान बराबर आ गया तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। और समरूप के लिए समरूप का चिन्ह क्या होता है, यहाँ यह हम लिख दे रहे हैं, इसमें यह पहला हो गया। ठीक, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप होंगे यदि पहले इस नियम का पालन करेंगे सब समरूप हो जाएंगे ना, पहला। दूसरा है भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय। इसको हम लोग कहते हैं यस से यस। इसमें क्या होता है जैसे ए बी बटा डी ई मतलब दो भुजा का, यहाँ भुजा है यहाँ भुजा, दो भुजा का अनुपात समान हो, दो भुजा का अनुपात समान हो और एक तो संगत कोण समान हो। ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ और कोण ए बराबर कोण डी मतलब जो भुजा लेंगे उसी के बीच का कोण भी लेना है। ठीक, मतलब ए डी के बराबर ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। ठीक, और कोण ए बराबर कोण डी मतलब दो भुजा का अनुपात समान हो और उसके बाद उनका एक संगत कोण समान हो, हम उन्हें समरूप कहेंगे। तब दोनों त्रिभुज को हम क्या कहेंगे समरूप। अच्छा, दो भुजा चाहे इसको भी ले सकते हैं, जैसे ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, ये भी हम कर सकते हैं ना। मतलब दो भुजा का अनुपात समान हो और एक संगत कोण समान हो। ठीक, अगर मान लो चलो बताओ थोड़ा सा, अगर हम ले लिए ए बी, ध्यान देखो ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। ठीक, ए बी बटे डी और बी सी बटे ई एफ ले लिए, तो कौन सा कोण लेंगे तो समरूप होगा, कोण बी और कोण ई। यहाँ पे कोण बी और कोण ई, अगर ये चीज आ गया तो इसको हम यस यस समरूपता कहेंगे। ठीक, और तीसरा होता है, अभी ये सब प्रमेय अभी हम सिद्ध करेंगे लेकिन आज हम नहीं करेंगे। आज हमें आधारभूत प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय सिद्ध करना है, अर्थात थेल्स का प्रमेय हम लोग सिद्ध करेंगे। बस हमें जानना चाहते हैं त्रिभुज कब समरूप होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप होंगे यदि या तो इस नियम का पालन करें या इस नियम का पालन करें, या तीसरा होता है ए समरूपता
मतलब कोण 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 क्या होता है? कोण 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 समरूपता प्रमेय। इसको हम लोग कहते हैं ए। इसमें क्या होता है? माने कोण ए के बराबर कोण डी, कोण ए के बराबर कोण डी आपने लिख दे रहा, और कोण बी के बराबर कोण ई, और कोण सी के बराबर कोण एफ। इसको हम लोग अगर दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो गए उन्हें हम जो है समरूप त्रिभुज कहेंगे या समान कोणीय त्रिभुज कहेंगे। समरूप त्रिभुज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं समान कोणीय त्रिभुज। ठीक, तो बस यहाँ इतना जानना आवश्यक है कि यदि दो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप होंगे, यदि भुजा 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 समरूपता प्रमेय का पालन करे। इसका मतलब क्या होता है? ए बी बटे डी प्रा बीसी बटे एफ प्रा एसी बटे डी एफ, ये दोनों क्या आ जाएंगे? समरूप। इसका पालन नहीं किए तो अगर इसका कर रहे हैं तब भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय ए बी बटे डी बराबर एसी बटे डी एफ और कोण ए बराबर कोण डी। तीसरा है कोण 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 समरूपता प्रमेय ए। मतलब इन तीनों में से किसी एक का पालन कर रहा है। दो त्रिभुज इन तीनों में से किसी एक का पालन कर रहे हैं तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अभी हम जो है ये प्रमेय जो तीनों लिखा गया है यहाँ पर, इसको भी हम लोग अलग अलग से इकट्ठा करेंगे। ठीक है, लेकिन आज यहाँ आप नहीं करेंगे। आज सबसे पहला प्रमेय है त्रिभुज में एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला प्रमेय है थेल्स प्रमेय, थेल्स का प्रमेय। तो हम आज सबसे पहले थेल्स का प्रमेय करेंगे, उसके बाद ये सब करेंगे। इसको हम इसलिए बताए हैं कि समरूप त्रिभुज में क्या मतलब समरूप होने के लिए क्या क्या प्रतिबंध है, यही प्रतिबंध है। ठीक, अच्छा, समरूप का संकेत हम बता दें थोड़ा सा। हाँ, नोट में लिख लो। दो त्रिभुज समरूप हैं तब उसको कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, दोनों त्रिभुज हम बना भी दे रहे हैं। ए बी सी, इसका कोण एक्स, इसका वाई, इसका जेड मान लिए हैं। और एक त्रिभुज और बना लीजिए डी ई एफ ना। दो त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ, इसका भी कोण एक्स अंश, ए बी वाई अंश, ये कितना है? जेड अंश। अब देखो ध्यान से, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो तीनों कोण बराबर है, समरूप हो गए। और समरूप का प्रतीक क्या होता है? यही समरूप का प्रतीक होता है। ठीक, दो त्रिभुज जब भी समरूप होंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान देना, अगर ए के यहाँ पे है, यहाँ कितना है? डी। कितना है? क्या है? डी। यहाँ पर अक्षर ए है, यहाँ पर अक्षर क्या है? डी। इसका मतलब कोण ए और कोण डी बराबर है। यहाँ क्या है? ई। यहाँ क्या है? ई। इसका मतलब क्या होगा? कोण बी और कोण ई बराबर है। समझ आया? ये क्या है? सी। ये क्या है? एफ। इसका मतलब कोण सी और कोण एफ बराबर है। ठीक, अच्छा, अनुपात में चलो, ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ। जैसे इसमें लेंगे वैसे इसमें लेना है। बात समझ आया ना? चलो वो आएगा तभी बताएंगे। इसको इतना नोट कर लो। हम लोग थेल्स का प्रमेय आज चलेंगे। कौन सा प्रमेय चलेंगे? थेल्स का प्रमेय। हाँ, देखिए यहाँ पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय थेल्स का प्रमेय है। इसका सबसे पहले कथन लिखो, माने थेल्स ने क्या कहा था उस कथन को लिखिए और उसके बाद उस कथन को सिद्ध करिए कि माने थेल्स ने क्या बताया था। थेल्स ने बताया था, ध्यान सुनो मैं बता दे रहा हूं।
थेल्स की बातों को मैं अपने भाषा में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे ए बी सी, यहाँ डी, यहाँ ई, ठीक। थेल्स ने बताता है अगर कोई त्रिभुज ABC है तो उसके किसी भुजा के समांतर, समझा, उसके किसी भुजा के समांतर उसके बीच में या बाहर कोई रेखा खींच दिया जाए, मतलब कि BC के समांतर डी खींच दिया जाए तो AD बटे DB क्या होता है थे, AD बटे DB बराबर AE बटे BC। समझ आया ना? कहें त्रिभुज ABC है, इस भुजा के समांतर अगर कोई बीच में पाई खींच दिया गया, बीच में का मतलब क्या है, AB और AC के किसी बिंदु पर BC के समांतर DE रेखा खींच दिया जाए तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC होता है। इसने बताया, थेल्स ने। अब बटा का मतलब समझ में आया? बटा का मतलब भाग, जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 2 बटे, समझ में आया? यहाँ 3 है, ये 6 है, 2 बटे, तो देखो 2 बटे 4 बराबर 1 बटा 2 हुआ, 3 बटे 6 बराबर 1 बटा 2 हुआ। कहन कि अगर अनुपात मतलब समांतर है, एक भुजा समांतर, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, समान। कौन बताया था? थेल्स। थेल्स का कथन समझ में आया नहीं? थेल्स क्या कहना चाहते थे? थेल्स यही कहना चाहते थे कि किसी त्रिभुज में उसके आधार के समांतर कोई रेखा खींच दिया जाए, तब उस रेखा द्वारा जो भुजा 2 भाग में बढ़ता है उनका अनुपात क्या होता है, समान। बात समझ में आया? त्रिभुज ABC पहले हमारे पास था, ये आधार था, आधार के समांतर कोई रेखा खींच दिया, जब वो रेखा खींचा तो ये वाला भुजा 2 भाग में बढ़ गया, ये भी 2 भाग में बढ़ गया, तो दोनों का अनुपात बराबर होगा। किसने बताया? थेल्स ने। तो हम आज पहले कथन लिखते हैं, फिर उसको प्रूफ करते हैं थेल्स के प्रमेय को ना। तो कथन लिखिए, बोले यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं, समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है, यही बात, मतलब समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है। ये कंडीशन कब होगा, ये कब आएगा, जब BC समांतर का प्रतीक यह होता है। किसका प्रतीक है, समांतर का। BC समांतर DE, BC समांतर DE। अच्छा, इसको लिख लो, स्टेटमेंट लिखे हो ना, थोड़ा सा चित्र बनाकर लिख लो। चित्र बनाकर क्या लिखोगे, जब DE समांतर BC, तब क्या हो, ये AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये भी हो सकता है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, उल्टा करके कैसे होगा, DB बटे AD बराबर EC बटे AE ना, यह भी सही है।
यह भी सही है। और एक लाइन और हम लोग लिख सकते हैं, या चलो ऐसे ही रहने दो, लिख लो इसको। तो इस प्रमेय को ध्यान दीजिए, जो हम लोग न्यूमेरिकल मतलब सब प्रश्न क्वेश्चन हल करेंगे उसमें समांतर दिया रहेगा, तो हम तुरंत जो है एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी करेंगे। ठीक है, इसको समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। समानुपातिकता प्रमेय में क्या होता है, भुजा समांतर रहेगा तब हम ये वाला लिखेंगे। जब डी समांतर बीसी तब हम लोग ये लिखेंगे, ये दिया रहेगा ये लिखेंगे। समानुपातिकता प्रमेय में क्या होगा, यह वाला प्रश्न में दिया रहेगा तब हमें ये लिखना है, समझ आया। जैसे प्रश्न में 2 धन 2 दे दिया, प्रश्न में 2 धन 2 दिया तो हम क्या लिखेंगे 4। ऐसे ही प्रश्न में डी समांतर बीसी दे दिया तो हम लोग क्या लिखेंगे एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ये बात ध्यान में रहे, ठीक है। इस प्रमेय को क्या कहते हैं, समान आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, हम लोग शॉर्टकट में समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। ठीक, अब चलो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ये होता कैसे है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे ना। ये तो कथन हो गया, चलो कथन सब लिख लिए ना। अब क्या करना है, प्रूफ मतलब उत्पत्ति निकालते हैं। उत्पत्ति कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। एक तो बड़ा सा त्रिभुज बनाएंगे। चित्र हमेशा बड़ा बनाना चाहिए, बड़ा चित्र बनाने से क्या होता है अच्छे से समझ में आता है। जैसे मोबाइल, छोटा मोबाइल में पिक्चर देखो, छोटा मोबाइल में फिल्म देखो, और फिर बड़ी मोबाइल देखो, फिर और बड़े में देखो तो अच्छा लगता है ना। ऐसे ही चित्र बड़ा रहेगा तो समझ में आता है। ए बी सी समझ आया। तो हमें क्या करना है, थेल्स ने बताया था इसके समांतर कोई लाइन खींचो। मान लो हम इसके समांतर कोई लाइन खींच दिए डी ई ना, ये प्रश्न से दिया है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, थोड़ा सा जो है इसको उत्पत्ति से पहले दिया है लिख लेते हैं। दिया है क्या है, पहला एक त्रिभुज एबीसी है, क्या है एक त्रिभुज एबीसी है। दूसरा पॉइंट क्या है, डीई समांतर क्या है बीसी। कौन बताया था, ठीक। अच्छा, सिद्ध क्या करना है जानते हो तुम लोग, सिद्ध करना है एबी बटे डीबी ना बराबर एई बटे ईसी, सही है। हाँ, थोड़ा सा रचना करेंगे, इसमें रचना बहुत महत्वपूर्ण, रचना ढेर सारा है। क्या करेंगे, बिंदु ई से भुजा एडी पर लंब डालेंगे, यहाँ पर लंब मतलब 90 अंश ना। ऐसे ही बिंदु, अच्छा इसको कुछ मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, और डी से यहाँ पर लंब डालते हैं। यहाँ कुछ भी हम मान सकते हैं, यहाँ से इस पे भी लंब डालिए 90, इसको यम मान लीजिए ना, यम बात समझा। और एक रचना और करते हैं, इसको यहाँ से मिलाते हैं ऐसे, डी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया। ये दिखाई पड़ रहा है ना, नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो रचना वाला क्या है, ई एन कहाँ लंब डाला गया है बताओ, ई एन लंब का एक प्रतीक है, ई एन लंब कहाँ एडी, सही है। दूसरा रचना क्या किए हैं, डी एम लंब ए ई, सही है। तीसरा क्या है, बी को ई से मिलाया, ये सब इतना मतलब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। चौथा क्या करना है, सी को डी से मिलाया। तो थेल्स का प्रमेय सिद्ध करने के लिए हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना है, समझ रहा है। रचना भी और सिद्ध क्या करना है, क्या क्या दिया था, ये सब इतना नोट करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कक्षा 7 में चलते हैं। कक्षा 7 की कुछ बात याद करते हैं, उसको ध्यान से देखिए क्या है कक्षा 7 का बात। कक्षा 7 में था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
त्रिभुज का क्षेत्रफल y बटा 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या शीर्ष लंब। याद है? हाँ, इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब सोचो, दिमाग लगाओ। त्रिभुज ADE के लिए शीर्ष लंब कौन होगा? आधार तो मान लो AD हो गया। आधार कौन हो गया? AD। अगर ये त्रिभुज बनाया, हम यहाँ पर बैठ गए, हमारे लिए आधार यही होगा। और लंब कौन है? EN। क्या है? अच्छा, EN और एक त्रिभुज का लंब है, कौन बताएगा? EN एक और त्रिभुज का लंब है। किस त्रिभुज का लंब है? कोई बताए? BED का लंब है। अब सोचोगे कि BED तो यहाँ है, तो लंब कैसे वहां चला गया? ध्यान से देखो, अधिक कोण का जो अधिक कोण त्रिभुज जो होता है, अधिक कोण जो त्रिभुज होता है ना, उसका शीर्ष लंब बाहर होता है। कहाँ होता है? त्रिभुज के बाहर। त्रिभुज के बाहर ऐसा कोई आकृति उसमें बन रहा है। BED ये त्रिभुज हो गया, यहाँ पर अधिक कोण है, इसका शीर्ष लंब भी हो गया। समझा? हाँ, तो यही समझेंगे हम। मतलब EN से दो ठो त्रिभुज लेंगे। EN एक शीर्ष लंब है, इस शीर्ष लंब पर हमें दो त्रिभुज लेना है। क्या त्रिभुज लेना है? दो। हाँ, तो पट्टी में बस देखो क्या करना है, ध्यान से। पट्टी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BED का क्षेत्रफल। BED का क्षेत्रफल। ध्यान रहे, हम कक्षा 7 का एक बात लिए हैं, और इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए अभी एक और बात लेना है, कक्षा 9 का। किसका लेना है? 9 का। तभी 7 का ले लिए, 7 का यह वाला है। एक कक्षा 7 में हम लोग पढ़े थे ना। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BED का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है, तो आधार क्या हो जाएगा? 1 बटा 2 गुणे आधार। आधार 1 बटा 2 गुणे आधार। आधार क्या है? AD। क्या है? और लंब क्या है? EN। समझ आया? बटे त्रिभुज BED का क्षेत्रफल लेना है, इसका आधार होगा BD। क्या होगा? BD। और लंब क्या होगा? ये वाला बाहर। ये अधिक कोणीय त्रिभुज है ना, इसका शीर्ष लंब बाहर। अधिक कोणीय त्रिभुज का शीर्ष लंब कहाँ होता है? त्रिभुज के बाहर। ये अधिक कोणीय त्रिभुज है ना, ये वाला। यहाँ से ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोणीय। इसका शीर्ष लंब कहाँ होगा? इसके बाहर तो है ना, EN। अब देखो क्या क्या कटा, या इससे कट गया या इससे कट गया, क्या बचा बताओ? AD बटे BD। समीकरण नंबर 1 ना। इसी प्रकार क्या करेंगे? इसी प्रकार अब त्रिभुज एक ठो और लेंगे। देखो ध्यान से देखो, प्रश्न लिए हैं, EN से हम इतना प्राप्त किए। अभी एक शीर्ष लंब हम और खींचे हैं। कौन सा खींचे हैं? DM। DM भी तो एक शीर्ष लंब है। DM एक शीर्ष लंब है, इससे भी हम त्रिभुज लेंगे। देखो लेते हैं, इसी प्रकार लिखे। इसी प्रकार मतलब जैसे ये किए हैं वैसे हमें एक और करना है। क्या करना है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे। अब इस बार देखो ध्यान से, पहली बार में हमने क्या लिया था? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे BED का क्षेत्रफल ना। इस बार भी लेना है ADE का क्षेत्रफल, लेकिन इस बार क्षेत्रफल CDE का लेना है। CDE तो बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। बात समझ आई नहीं? इसका भी क्या तय बटे 2 आधार। आधार कितना है? ADE का क्षेत्रफल। उस बार आधार हम ये लिए थे ना, और दूसरी बार में ये वाला आधार लेंगे, AE। क्या लेंगे? AE। और ऊंचाई क्या होगा तब? DM। आधार यहाँ बैठ गए, जैसे मान लो यहाँ बैठ गए तो आधार ही हो गया, ऊंचाई कौन होगा? DM। बात समझ आया ना? अब चलो त्रिभुज CDE ये भी अधिक कोणीय त्रिभुज है, इसका भी शीर्ष लंब बाहर होगा, तो इसका आधार हो गया CE। 1 बटा 2 गुणे CE गुणे DM। यहाँ DM से कट गया, 1 बटा 2 से कट गया। क्या बचा? AE बटे CE। समीकरण नंबर 2। बात समझ में आया ना? अब देखो ध्यान से,
थोड़ा सा बात ध्यान दीजिए, जो हम इसको 2 माने, अभी हम थोड़ा सा इसको 2 नहीं मानेंगे, अभी इसको एक लाइन और लिखेंगे। ध्यान से देखो क्या लिखना है। ये तो मैच कर रहा है, नीचे का मैच नहीं कर रहा है। नीचे क्या है, PED है, यहाँ क्या है CDE, तो नीचे का भी मैच कराओ। और जो सिद्ध करने वाला था देखो आ गया है, AD बटे BD और AE बटे CE, शायद यही सिद्ध करना था। AD बटे DB और AE बटे EC, देखो आ गया ना, ये आया। बस थोड़ा सा हमें ये बराबर कर दें, ये वाला यहाँ मैच कर रहा है, यह वाला इससे नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ऐसा तरकीब सोचते हैं कि ये दोनों मिल जाए। कैसे मिलेंगे, ध्यान से देखो। कक्षा 9 का प्रमेय हम लिख रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा साइड में तो लोग लिख लेना। 2 समांतर रेखाओं न एक ही आधार पर बने, एक ही आधार तथा 2 समांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार तथा 2 समांतर रेखाओं के बीच बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो आधार हमने BC ले लिया, क्या ले लिया, BC, तो और यह वाला रेखा, यह वाला क्या है, समांतर है कि नहीं। एक ही आधार तथा 2 समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज जो बना है, देखो ये वाला त्रिभुज बना है, देख रहे हो ना। एक तो कौन बना है, ये बना है, ठीक। दोनों क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर। अच्छा ध्यान दो, हमें कहते हैं CDE हमें क्या बराबर करना है, त्रिभुज CDE बराबर त्रिभुज BDE। और जो हम प्रमेय लिखा है वो मेरा क्या है, BED और BEC, ये बराबर है। हमें चाहिए ये इतना बराबर हो, इतना, ये इतना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वाला क्षेत्रफल और यहाँ से वाला क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। उसमें से वाला हम काट मतलब घटा देते हैं, दोनों में से घटा दिए। जैसे बराबर है तो दोनों से समान वाला क्षेत्रफल घटाएंगे तभी तो बराबर होगा। जैसे कि यहाँ से ये वाला क्षेत्रफल और फिर ये वाला क्षेत्रफल, ध्यान देखो, यहाँ से लेकर ये ऐसे फिर ऐसे, ये त्रिभुज बना, यह क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, बराबर है ना। किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। बराबर में से दोनों में से बराबर का हिस्सा काट लिया, ये वाला हिस्सा हम काट लिए ना, तभी वो बराबर होंगे। काटने के बाद ये वाला जोड़ दिए, तभी तो बराबर होंगे। जैसे पहले क्षेत्रफल 100 था, 100 में से वाला निकाल दिए 20, कितना बचा 80, फिर ये 10 जोड़ दिए 90, तो दोनों का 90 हुआ ना। तो कौन कौन बराबर हुआ, BED ना, इसलिए यहाँ साइड में लिख देते हैं, इसलिए प्रमेय लिखे हो ना साइड में, इसलिए एरिया AR लिख के, ए से AR से एरिया होता है, एरिया क्षेत्रफल। त्रिभुज BED किसके बराबर है, एरिया त्रिभुज CED के बराबर है। समझ आया। अब देखो ध्यान से, इतना लंबा चौड़ा समझने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको जब यह वाला लाइन लिखने आ गया ना, तो सीधा वो 9 वाला प्रमेय लिखकर डायरेक्ट 9 वाला प्रमेय लिखने के बाद डायरेक्ट लिख दो BED और CDE बराबर है, दोनों को देखो बराबर कर दिए, ये नहीं। अब AR क्या है, एरिया क्षेत्रफल, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर है। तो बराबर है, इन दोनों को हम क्या लिखते हैं, बराबरी लिख सकते हैं। यहाँ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BCED के स्थान क्या लिखेंगे, BED का क्षेत्रफल बराबर AE बटे CE।
समझ आया ना। अब इसको 2 मानेंगे, फिर से समझ लो। एक वाला वैसे ही रहने दो, बस CDE के स्थान क्या लिखोगे, BED, शॉर्टकट में। CED के स्थान पे क्या लिखोगे, BED। कोई पूछेगा क्यों लिखे हो, उसका जवाब है एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार और 2 समांतर रेखाओं के बीच बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ठीक है, तो ये समान हो गए। अब क्या करना है, अब देखो इसका भी मान्य है और यही वाला यहाँ पर भी है, इसका भी मान्य है। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से फिर से समझो। जैसे इसको मान लो राम, क्या माने हम, राम। तो राम बराबर ये कोई मान लो 5 रुपया है, राम के बराबर कितना है, इसको 5 मान लिए, राम के बराबर 5। तो अच्छा इसको देखो, ये भी राम है क्या, हाँ देखो कैसे राम है, ये वाला मिल रहा है ना। जब इसको हम लोग राम माने तो ये भी तो राम है, तो राम के बराबर ये वाला, ये भी राम के बराबर है, ये भी राम के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसलिए AD बटे BD बराबर AE बटे CE। बात समझ आया ना, यही सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। ठीक, प्रूफ सिद्ध हुआ। हाँ देखा ध्यान से, अभी अभी जो है हम सिद्ध किए AD बटे BD बराबर AE बटे CE। अब व्युत्क्रम करेंगे तो BD बटे AD हो जाएगा, या भी उल्टा है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, हर अंश हो जाएगा अंश हर। तो BD बटा AD बराबर CE बटा AE हो गया। दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, BD प्लस AD बटा AD बराबर CE प्लस AE बटे AE। अब BD और AD मिलेंगे तो कितना होगा, BD और AD मिलाएंगे तो क्या बनेगा, AB। क्या बनेगा, फिर से BD और AD जोड़ दीजिए, क्या बना, AB बटे AD बराबर CE, और AE जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AC बटे AE। हो गया, ये सब नोट में लिख लो।